Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss how to study paper number 12, that is company accounts and audit. So first of all इंस्टीट्यूट ने हम लोग को जो भी वेटेज दिया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इधर हम लोग को दो पार्ट में इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है कि 50 मार्क्स इज़ फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड 50 मार्क्स इज़ फॉर ऑडिटिंग. ऐसा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है मार्क्स. तो उसमें भी कैसा है कि कंपनी अकाउंट्स में दो पार्ट करा के दिया है, दैट इज़ ए एंड बी. सो 25 मार्क्स के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. और ऑडिटिंग में भी वैसे ही है, सेक्शन सी 20 मार्क्स एंड डी इज़ फॉर 30. ऐसा हम लोग को करा के दिया हुआ है. अभी हम लोग इंडेक्स के ऊपर जाएंगे. अगर आपका न्यू बुक है, मतलब न्यू एडिशन है, तो उसमें कैसा है, इधर ऑडिटिंग में आप लोग को ये बाइफर्केशन में भी नहीं मिलेगा. ये जो अकाउंट्स का बाइफर्केशन है वो वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन ऑडिटिंग में डायरेक्टली 50% है. ऐसा भी हो सकता है अगर आपका न्यू बुक है तो कुछ भी फ़र्क नहीं है. अगर 20-30 रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो थियरी है तो उसका बाइफर्केशन 20-30 ही है. सी अभी सेक्शन ए, उसमें क्या है, अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स रहता है उसके बारे में हम लोग का सेक्शन ए है. सो सेक्शन ए मतलब बुक का दो पार्ट है, एक अकाउंट्स है और एक ऑडिट है. तो अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या हम लोग को फर्स्ट करना है, मतलब कौन सा पार्ट हम लोग को पहले करना है, कौन सा हम लोग बाद में कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देख रहे हैं. सो अकाउंट्स में हम लोग को 25 मार्क्स ऐसे दो पार्ट में अलॉट करके दिया हुआ है. सी 25 मार्क्स के लिए 3 स्टडी नोट है, उसके बाद नेक्स्ट 25 मार्क्स के लिए 2 स्टडी नोट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन सा स्टडी नोट पहले करना है. ये जो पेपर है, पेपर नंबर 12, इसमें मुझे 59 मार्क्स मिला था. तो अगर आप लोग ने इससे भी बहुत अच्छा मेहनत किया और अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई, अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो आप लोग को इससे भी अच्छा मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा. मैंने मार्क्स सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ही बताए हैं. तो इधर मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था वही मैं आप लोग को अभी बताने जा रही हूँ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, स्टडी नोट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करके लिया. पूरा स्टडी नोट नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करके लिया, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस का वैरायटी है, तो ये गारंटेड पार्ट है कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा. सी इंट्रोडक्शन यानी कि वो थियरी है, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी, उसके बाद फोर फीचर वाला पार्ट, बायबैक, इशू एंड रिडम्पशन, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर वाला पार्ट, अंडर राइटिंग के ऊपर तो क्वेश्चन आया ही था, वो बहुत सिंपल था और इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. सो ये सारा जो पार्ट है वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करके लिया, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कुछ प्रॉब्लम ना आए. तो स्टडी नोट नंबर 1 को मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, क्योंकि वो मैंने पहले कंप्लीट करके लिया था और बाद में बाकी सब पार्ट कंप्लीट किया. उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, यानी कि जब भी हम लोग 12th तक पढ़ते हैं तो उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, बैलेंस शीट रहता है, वो टी फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं. लेकिन जब भी हम लोग हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो यानी कि FY, TY, SY, वो सब टाइम पे, और अभी CMA में प्रोफेशनल कोर्सेज में जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ का जब भी अब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग को एज़ पर शेड्यूल 3 मतलब जो भी वर्टिकल बैलेंस शीट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, वो हम लोग को बनाना पड़ता है. सो वही सब इसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हम लोग को वर्टिकल स्टेटमेंट में कैसे बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में कैसे बनाना है. तो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल है, सिर्फ हम लोग को वो फॉर्मेट याद रखना चाहिए. तो सेकेंडली मैंने ये वाला सेक्शन कंप्लीट करके लिया था, दैट इज स्टडी नोट नंबर 2. उसके बाद कैश फ्लो वाला जो पार्ट है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. उसमें हम लोग को जो भी कैश फ्लो कौन से सोर्सेज से आ रहा है वो हम लोग को अच्छे से करना पड़ता है. तो किया ना तो अच्छा है, मतलब क्वेश्चन अगर ठीक ठाक आ गया, ज़्यादा टफ नहीं आया, तो आप लोग को आउट ऑफ भी मिल सकता है कैश फ्लो में. लेकिन मुझे थोड़ा इसमें ना कंफ्यूजिंग लग रहा था, थोड़ा गड़बड़ लग रहा था और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा था. सो
ये 25 मार्क्स के लिए मैंने इसको लास्ट में रखा, सो इसका मैंने नंबरिंग किया 3। ओके, उसके बाद ये जो नेक्स्ट 25 मार्क्स है दैट इज़ स्टडी नोट नंबर 4 एंड फॉर स्टडी नोट नंबर 5, इसमें मैंने क्या किया, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। अभी इसमें कैसा है कि 25 मार्क्स है और 2 ही स्टडी नोट है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है मतलब अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, इसके ऊपर तो गारंटेड क्वेश्चन आना ही है। मतलब अगर आपने बैंकिंग किया, इलेक्ट्रिसिटी किया और इंश्योरेंस पूरा छोड़ दिया तो भी चल जाएगा। कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप लोग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस किया, बैंकिंग छोड़ दिया, या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी आप लोग कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 12 to 15 मार्क्स का तो आ ही जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये वाला पार्ट आप लोग फॉर 25 मार्क्स के लिए कर सकते हो। सो ये हम लोग इधर नंबरिंग करेंगे 4। उसके बाद सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। सी इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नंबर एंड उसके सामने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम है वो आप लोग को बाय हार्ट करना है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगी कि कौन सा एएस कौन से नंबर पे है, मतलब उसका नंबर क्या है और उसका नेम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, या फिर शॉर्ट नोट में भी पूछा तो भी आपका मिस्टेक नहीं हो पाएगा। सो इसमें क्या है, आप लोग को नेम नंबर उसका करना है, और उसका जो भी ओवरव्यू है मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या दिया हुआ है, वो आप लोग को पता होना ही चाहिए, ताकि आप लोग को शॉर्ट नोट में प्रॉब्लम ना आए। सो इसको हम लोग 5 नंबर देंगे। सो अकॉर्डिंगली मैंने इसका स्टडी किया था। सो हम लोग एक बार अकाउंट्स का रिवाइज करके लेंगे और ऑडिटिंग पे जाएंगे। सी अकाउंट्स में मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, इसमें से कुछ भी ज़्यादा स्किप नहीं किया था। सो मुझे इसका गारंटेड मार्क्स मिला था। सो 25 मार्क्स के लिए ये जो भी फर्स्ट पार्ट है वो मैंने किया था। इसमें से ना कुछ तो एक पार्ट आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल बायबैक का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अंडर राइटिंग तो मोस्टली आया है, बहुत सारे टाइम आया है, तो अंडर राइटिंग आ सकता है, या फिर रिडम्पशन वाला पार्ट आ सकता है, फॉरफीचर वाला भी आ सकता है। तो आप लोग को ये करना चाहिए अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट किया, देन स्टडी नोट नंबर 2 किया, और स्टडी नोट नंबर 2 करते वक्त ना जो भी स्टडी मटेरियल में हम लोग का क्वेश्चन दिया है ना वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी दिया, और उसका आंसर भी कुछ अलग ही फॉर्मेट में दिया है। तो फॉर्मेट तो मैंने बुक से ही लिया, मतलब क्या फॉर्मेट दिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया, उसको समझ लिया, और प्रैक्टिस करते वक्त ना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली पास्ट पेपर्स जो थे ना सजेस्टेड आंसर्स लेके उसको मैंने रेफ़र किया था। मतलब पास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन रहता है ना वो मैंने सॉल्व किया था। ये भी गारंटेड क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ये भी गारंटेड क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज इसका कुछ 12 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था। मेरा ऑफलाइन एग्ज़ाम था ये, तो उसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता ही था। 12 to समटाइम्स 16 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था। उसके बाद कैश फ्लो, ये अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको प्लीज़ लास्ट में रखो, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन बच जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको मैंने 3rd नंबर दिया था। तो ये दोनों तो मेरा अच्छे से प्रिपेयर था, इसके लिए मुझे ये 25 मार्क्स का टेंशन नहीं था, और लास्ट में मैंने कैश फ्लो करके लिया। और नेक्स्ट इज स्टडी नोट नंबर 4। सो इसमें आप लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हो किसी एक क्वेश्चन को, यानी कि किसी एक कंपनी को आप लोग स्किप कर सकते हो, ताकि आपका मार्क्स सिक्योर हो जाए। सो अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका कन्फ्यूजन बच जाएगा इससे। तो किसी एक कंपनी को आप लोग स्किप करके भी जा सकते हो, या फिर ऑरल्स टाइम है तो सब कुछ कर सकते हो। सो इधर हम लोग ने 4 नंबर दिया हुआ है, तो इधर भी हम लोग का गारंटेड क्वेश्चन रहता ही है, किसी 2 कंपनी के ऊपर तो गारंटेड रहता ही है। सो ये आपको करना चाहिए 4th नंबर पे। देन लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो कैसे हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे तो हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर नेम आपको अच्छे से करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव्स में आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ओवरव्यू आपको लेना चाहिए।
मतलब इसके जो भी प्रोविजंस रहते हैं या फिर इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। सो ओवरव्यू आपको लेना ही चाहिए ताकि शॉर्ट नोट भी आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। सो इधर हम लोग का कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी ऑडिटिंग वाला पार्ट इधर आता है। ऑडिटिंग वाला पार्ट करते वक्त थोड़ा सा ना हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। पेपर 12 का स्टडी मटेरियल है वो अगर आपका ओल्ड एडिशन है तो उसमें बाइफरकेट करके दिया है, दैट इज़ स्टडी नोट नंबर 6 इज़ फॉर 20 मार्क्स एंड स्टडी नोट नंबर 7 इज़ फॉर अराउंड 30 मार्क्स, ऐसा कुछ है। लेकिन ऑन एन एवरेज ऑडिटिंग के लिए हम लोग को 50 मार्क्स दिया हुआ है। सो न्यू जो भी एडिशन है उसमें 50 मार्क्स ऐसे डायरेक्टली दिया है, कुछ भी बाइफरकेशन नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि थियरी पूछते वक्त मतलब सेक्शन बी में तो पूरा क्वेश्चन ही आएगा, पूरा थियरी क्वेश्चन ही आएगा ऑडिटिंग के लिए, तो इसमें हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। सी ये जो पार्ट है ना स्टडी नोट नंबर 6, ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा ईजी है इसके कंपैरिजन में। सी इधर क्या है ना, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, वो उसका रिमूवल क्यों होता है, उसके पास पावर क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो सब याद करते 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 बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सी कॉस्ट ऑडिट या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट तो फिर उसका लिमिट्स रहता है कि कितना टर्नओवर, कितना इसका प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब उसका लिमिट रहता है। सो उसके बाद रिपोर्टिंग वाला पार्ट, मिसलेनियस ऑडिट, वो सब। सो ये रीड करते ही हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा सा टफ है। थियरी करने के लिए ये पार्ट थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें लिमिट्स, उसका प्रोविजंस, वो सब हम लोग को करना पड़ेगा। सो उसके कंपैरिजन में ये वाला देखो, जब इसके टाइम पे FY SY TY में जिधर भी हम लोग को ऑडिटिंग आया था उधर ऑडिटिंग में जो था ना वही पार्ट इधर है स्टडी नोट नंबर 6। सी रीड करते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये इजी है। सी नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग इजी है, एक दो बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट इज़ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम। मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें ऑडिट प्रोग्राम का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो मुझे बहुत ही अच्छा गया था वो वाला पार्ट। उसके बाद ऑडिट वर्किंग पेपर्स सिंपल है, ऑडिट नोटबुक क्या रहता है, क्यों मेंटेन करते हैं, वही सब लिखना है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्टिंग, वो कौन करता है, कैसे करता है, वही सब प्रोसीजर है। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, दैट इज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये सब पार्ट। सो अगर आपने रीड किया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि स्टडी नोट 7 से स्टडी नोट 6 इज़ ईजी, कंपैरिजन में स्टडी नोट नंबर 6 ईजी है। तो लॉजिक ये है कि अगर थियरी पूछते हैं तो कभी भी एक ही स्टडी नोट से पूरा क्वेश्चन पूछा ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप लोग को बोला है सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, उसमें से क्या होगा, स्टडी नोट नंबर 6 में से एक तो क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही, बाकी के दो स्टडी नोट नंबर 2 से आ सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप लोग स्टडी नोट नंबर 7 नहीं किया है तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट कर ही लोगे। और ये जो स्टडी नोट नंबर 6 है वो शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर आ सकता है। तो शॉर्ट नोट्स में अगर 5 शॉर्ट नोट है उसमें से 2 शॉर्ट नोट्स 7 से पूछा है और 3 शॉर्ट नोट्स 6 से पूछा है, तो आप लोग पूरा शॉर्ट नोट्स अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाओगे अगर 3 आउट ऑफ 5 बोला है। तो ऐसे केस में मुझे आप लोग को यही बताना है कि अगर आप लोग से स्टडी नोट नंबर 7 याद नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसा है ना कि अकाउंट्स वाला पार्ट भी बहुत वास्ट है, तो वो करते 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 आप लोग का टाइम चला जा सकता है। तो ऑडिटिंग में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग ये पूरा स्टडी नोट भी स्किप कर सकते हो, लेकिन करते वक्त प्लीज़ एटलीस्ट एक बार तो रीड करो, कुछ भी पूरा स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एटलीस्ट रीड करो। क्योंकि थियरी लिखते वक्त है ना, क्वेश्चन रीड करने के बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लिक होते जाता है, तो हम लोग कुछ तो लिख पाएंगे अगर रीड किया है। अगर कुछ भी रीड नहीं किया है तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो स्टडी नोट नंबर 7 अगर आपको बहुत टफ जा रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो अगर टाइम है तो, और उसको वैसे ही रख दो। स्टडी नोट नंबर 6 अच्छे से करो ताकि जो भी ऑडिटिंग में स्टडी नोट नंबर 6 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना पड़ेगा। सो इसी की वजह से स्टडी नोट नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से करो ताकि ऑडिटिंग में आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा, आपको अच्छे से मार्क्स उस पर मिल जाएंगे। तो ऑडिटिंग में मैंने मेरा आइडिया बता दिया। पर्सनली मैंने क्या किया था, स्टडी नोट नंबर 7 1-2 बार रीड किया और पूरा
स्किप किया था, ऑलमोस्ट स्किप ही किया था क्योंकि 1-2 बार ही रीड किया था, अच्छे से नहीं किया था। लेकिन स्टडी नोट नंबर 6 मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स भी ना ईजी है समझने में और लिखने में भी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। समझ में अगर आ जाए तो हम लोग इजीली लिख पाते हैं, तो ज़्यादा बाय हार्ट वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें रीड करो, समझ लो और लिख लो, हो जाता है। सो स्टडी नोट नंबर 6 प्लीज़ किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। तो इधर ऑडिटिंग के लिए हम लोग इसको नंबर 1 देंगे और नंबर 2 देंगे हम लोग स्टडी नोट नंबर 7 को। सो ऑडिटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी नोट नंबर 6 अच्छे से करो और लास्ट में स्टडी नोट नंबर 7 करो। तो मैंने इधर पूरा आप लोग को समझा दिया है कि कंपनी अकाउंट्स में मैंने क्या क्या किया था, कौन से सीक्वेंस से किया था, और कंपनी ऑडिट्स में मैंने क्या ट्रिक यूज़ किया था। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।